Say It All with Iffat Umar. Assalamu alaikum viewers and welcome to yet another exciting episode of Say It All with Iffat Umar. आज आपकी मुलाकात एक YouTube स्टार से करवा रही हूँ. बहुत ही डायनामिक बच्ची है, नाम है उनका तमकिनत मंसूर. अस्सलाम वालेकुम तमकिनत and welcome to my show. Thank you. Ready to say it all? Yeah, always. Always, I know that. अच्छा जी, कैसे बन गई इतनी बड़ी YouTube स्टार? छाई हुई है हर जगह. How did this happen? YouTube स्टार, अब आपने कहा है तब मैं मान लेती हूँ कि शायद होंगी. 2017 में शुरू किया था मैंने और ऐसे ही बस शुरू किया था. स्टार्ट में तो मैंने अपने बहुत सारे कज़न्स और बहन भाइयों से कहा कि मेरे साथ मिलके कोई वीडियोस बना लो, क्योंकि मुझे बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक़ था. तो मेरे माँ बाप ने कहा कि नहीं बेटा, तुम अपनी शक्ल के मुताबिक पढ़ाई करो और हीरोइन ना बनो. तो फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर बना दिया काफ़ी सारे पैसे लगा के. तो बस इसी तरह फिर वही जो होता है कि आपने पहले शादी करनी है, बच्चा पैदा करना है, पढ़ाई करनी है, ये वो जब सब कुछ हो गया तो मैंने कहा नहीं बस अब मैंने हीरोइन ही बनना है. ठीक है. तो फिर 2 अदद बच्चों और बहुत सारे वज़न के साथ मैंने शुरू किया. सबने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, तुमने जो करना है करो. फिर मोइज़ जो शुमाइला भट्टी उन दिनों कर रहे थे, उनकी वीडियो मेरी बहन ने मेरे साथ शेयर की और उसने कहा कि देखो ये भी तो कर रहा है ना, तो तुम भी इंस्टाग्राम पे जाओ, फ़िल्टर्स लगाओ और ख़ुद ही से बनाओ, हम कुछ नहीं कर रहे तुम्हारे साथ. तो मैंने कहा ठीक है. तो एक बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर बनती गई, बस ऐसे ही शुरू किया. ओह एक्सीलेंट. रिस्पॉन्स कैसा मिला? रिस्पॉन्स शुरू में तो खासा ठंडा ही था. और खैर मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कोई बहुत रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा या ये, तब इस तरह का कोई इतना खास ट्रेंड भी नहीं था. अब तो पता बहुत इजी हो गया ना स्टार बनना, क्योंकि बहुत सारे स्टार हमारे इर्द गिर्द हैं, इसलिए शायद मैं भी नहीं. तो तमकिनत, तुम्हें लगता है वाकई लोग खामखा बन जाते हैं या किसी में कुछ होता है तभी वो स्टार बनता है? एक तो ये स्टार वाली इस्तिलाह मुझे नहीं पता कि किन लोगों के लिए यूज़ होती है, क्योंकि अगर मेरे लिए यूज़ हो रही है तो मेरा ख्याल है कि फिर तो बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ हो सकती है, कि मस्ट नॉट बी दैट स्पेशल. क्योंकि मेरे तो इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, लोगों के तो मिलियंस में हैं और मेरे ना कोई इतने ख़ास व्यूज़ भी नहीं आते. लेकिन जितनी फॉलोइंग है वो काफ़ी डेडिकेटेड किस्म के लोग हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि वो एक घर वाला माहौल होता है. और बहुत कम ही है कि कोई बहुत ज़्यादा हेट आए या इस तरह का. बाकी ये है कि असल में देखें, पहले जब से सोशल मीडिया आया ना तो ये सीन शुरू हो गया है कि हर एक चीज़ की मार्केट है और अवेलेबल हैं चीज़ें. पहले तो टीवी पे जो दिखाते थे हम वही पर फोर्स वही देखते थे. अब ये है कि वट एवर यू वॉन्ट टू वॉच, आपको मिमिक्री पसंद है, आपको फहोश किस्म का मजाक पसंद है, आपको बहुत ही मतानत और संजीदगी वाली बातें पसंद हैं, या आपको नाच गाना पसंद है, वो भी नाच गाने में भी कैटेगरीज, मतलब एवरी कैटेगरी अवेलेबल ऑन दिस गैजेट. तो मेरे ख्याल से इसलिए अब ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और मार्जिन बहुत है काम करने का, कि हर किस्म का काम आप कर सकते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया एक ग्लोबल शोबिज इंडस्ट्री भी बन गई है. बिल्कुल. एनीबडी कैन डू इट, और इसमें कोई बुराई की बात बिल्कुल भी नहीं है. ये इजी आपको टूल्स मिल गए हैं कि जिसके अंदर कुछ है वो दिखा सकते. जैसे बहुत सारे लोग टिकटॉक के बारे में बहुत बातें करते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है. मुझे तो आई रियली एंजॉय. हाँ, हालांकि मेरा अपना अकाउंट मेरा भी नहीं है और काफ़ी मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम बनाओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि बना के उसमें मजीद ऐड करने से बेहतर है जो ऑलरेडी हो रहा है आप उसको एंजॉय करें. और वो बहुत मज़ेदार कंटेंट है. और उसकी अपनी एक मार्केट है. मतलब ठीक है, अगर आप बहुत आपका एलिटिस्ट किस्म का ह्यूमर है और आपको वो लगती हैं कि आपके लेवल से नीचे की बातें, तो ठीक है, हम हैं ना, हम देखने वाले हैं, बिल्कुल है, और बहुत देखने वाले पूरी दुनिया में. अच्छा मुझे बताओ कि ऑब्जर्वेशन बड़ी कीन है तुम्हारी. तुम्हें मतलब जब भी मैंने किसी एक्ट में देखा है, चाहे वो रिवायती नानी हो, दादी हो, मर्द हो, औरत हो, तो पता चलता है कि इस खातून को एक एक जिसे कहना चाहिए साइकी के पॉइंट्स के बारे में पता है. सो दिस वाज योर स्ट्रेंथ, या तुमने बाकायदा इसमें सोच डालकर सीख के ये किया? मैंने सीखा तो नहीं है शायद. एक तो ये कि मेरी फैमिली में बहुत ये ट्रेंड है, जो मेरा ददियाल है उसमें, मतलब इस किस्म का ह्यूमर. और बचपन से हम लोग वो स्टेज ड्रामे देख देख के, मतलब मैंने तो शायद ही कोई हो जो मैंने छोड़ा हो. अच्छा. तो वो जिस तरह की विट पंजाब के स्टेज ड्रामों की है, वो ही विट
बचपन से हमने देखी है और वहीं से डू यू एग्री विद दैट विट जो हमारे पंजाब के ड्रामों में विट है, औरतों का मजाक उड़ाना, अंडर प्रिविलेज का मजाक उड़ाना, लोगों की शक्ल सूरत का मजाक उड़ाना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिसे कहते हैं ना वो बचपन में तो आपको पता भी नहीं होता कि ये प्रॉब्लमैटिक है या नहीं है या पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, तो मुझे भी नहीं पता था और मुझे कभी नहीं लगा था कि ये कोई बुरी बात है कि किसी ट्रांस का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी मर्द को औरत कह के बुला रहे हैं तो ये बुरी बात है। हाँ, अब जब आई हैव ग्रोन इनफ और मुझे समझ आई है कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट कितनी दूर तक जाता है, तो येस आई एम नॉट एंटायरली इन फेवर ऑफ इट। लेकिन हाँ, एक जो हाजिर जवाबी और वो जो एक जिसे कहते हैं ना एक वो ज़बान की तेज़ी जो चाहिए और एक जिसे आपने भी कहा कि ऑब्जर्वेशन की जो स्किल चाहिए, वो हम इनकार नहीं कर सकते कि वो पंजाब के थिएटर में बहुत है। मतलब बात से बात निकालना और छोटी सी कोई बात पकड़ के उस पर घंटों आप मजाकिया जुमले बोलते रहे, हाँ। तो ये बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा अब जाहिर बात है कि देखें हमारी ये सिर्फ थिएटर तक महदूद नहीं है, हमारी पूरी सोसाइटी ही इस तरह के मजाक करती है, इस तरह की बातें करती है। तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी थिएटर के आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें एजुकेट करे, तो दैट वोंट रियली बी करेक्ट। वी आर आस्किंग फॉर टू मच, आई थिंक वी आर, क्योंकि जब तक हम अपने घरों से शुरू नहीं करेंगे तो आर्टिस्ट भी हमारे जैसे घरों में ही पैदा हुए हैं, उनकी भी यही अपब्रिंगिंग है, उनके भी अभी तक आप देख लें आपके बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे सियासतदान, आपके अपने प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जुगतें करते हैं, मतलब इवन असेंबली में खड़े होके। तो ये तो वो लोग हैं जिनमें से अक्सर ने शायद मैट्रिक भी नहीं किया हुआ और मतलब अगर हम उनसे पूछें तो वो काफ़ी अंडर प्रिविलेज्ड घरों से आए हुए हैं। सो हाउ डू वी एक्सपेक्ट के ऐसे लोगों में टैलेंट इतना है। हाँ, अगर आप कोई रेगुलेशंस बनाएं, गवर्नमेंट कहे कि जी इन चीज़ों पे मजाक नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट कैसे कहे जब गवर्नमेंट खुद इन्हीं चीज़ों पे तो मजाक कर रही हैं। उनको तो आईजी का अगवा होना मजाक लगा था, तो बाकी तो छोड़ें। हाँ जी बिल्कुल, वो बाकायदा, बिकॉज बिलावल भुट्टो इज़ नॉट, जैसे हम कहते हैं कि वो उनका लहजा जो है वो थोड़ा सा वो इतना एफेमिनेट है, एफेमिनेट भी नहीं कह सकते भाई, फॉरेन है, फॉरेन है, एफेमिनेट नहीं है, फॉरेन है। और क्योंकि फॉरेनर्स में यूजुअली वो हमारे जब उर्दू में आप बोलते हो तो फिर हाँ। आपकी इस तरह आवाज हो जाती है जिसका यहाँ पे लोगों ने एक मजाक बना आप वो सुल्तान रही की तरह गंडासा लेके क्योंकि नहीं बोल रहे, और जिस तरह ये लोग ऐसे ऐसे यूं करके, और एक खास लहजा है जिसमें वो बात करते हैं तो उन्हें लगता है ये मर्दाना लहजा है, तो उस पर इतने फक्कड़ किस्म के मजाक उनके बारे में करना और फिर औरतों से तशबीह दे के समझना कि हम तजलील कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपने जिनको वोट दे के आपने इनको अपनी जिंदगियों और अपने बच्चों के फ्यूचर का रखवाला बनाया है। तो जब ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप एक स्टेज पे काम करने वाले बंदे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अच्छा, मैं एक और सवाल, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ और मैं जब भी यंगस्टर्स से मिलती हूँ ना, मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि हमने अपने ज़माने में एक तरह का शोबिज़ दिया ना कि आप पब्लिक की आंखों के सामने, तो हमें तो बड़े मुकाबले करने पड़ते थे सिर्फ इजाज़त लेने के, और यहाँ तक कि जी हमारी रेपुटेशन पे कोई बात ना हो, ये ना हो। अब तुम लोग अच्छे घरों की बच्चियाँ, पढ़े लिखे घरों की बच्चियाँ जब ये आके करती हैं तो क्या आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है या पेरेंट्स को समझ आ गई? मेरे ख्याल से एक उसमें ये भी एलिमेंट था कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आप दूसरे लोग हैं जो आपसे काम करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ज़्यादातर ये मसला नहीं होता कि उन्हें अपने बच्चों पे एतबार नहीं है, उन्हें लोगों पे एतबार नहीं होता कि अच्छा हमारी अच्छी बच्ची बाहर जाएगी, कोई इसका गलत फ़ायदा ना उठा ले, ये यंग है। जब आपने शुरू किया होगा यू मस्ट बी लाइक इन योर टीन्स, आई थिंक। हाँ। तो मतलब टीन एज में अब जब मैं सोचती हूँ कि जिस तरह की हमारी सोच थी या जितने हम एडवेंचरस बनते थे, अब हम अपने बच्चों को वो चीज़ें करते हुए देखते हैं तो हम डरते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, लोग ऐसे नहीं सोचते। हम तो सड़कों पे, हमारे ज़माने में तो हम तो सड़कों गलियों में खेलते थे, पड़ोसियों के घरों में। वही ना, अब बल्कि कई दफ़ा मेरी बेटी की फ्रेंड्स की मदर्स कॉल करती हैं कि भाई पार्टी है या कुछ स्लीप ओवर करना है, तो आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट कि भाई नहीं, जो भी करना है मेरी आंखों के सामने हो। हमारा कब था, हमारे पेरेंट्स को कब पता होता था? उन्हें पता होता था अच्छा बस घर से बाहर खेल रहे हैं। हाँ, उन्हें नहीं पता हम किसके घर में खेल रहे हैं। हमारी कॉलोनी में इतने घर थे, कभी किसी के घर चले गए, कभी किसी के घर चले गए, कभी बाहर खेल रहे हैं, कभी सड़कों पे खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी साइकिल चला रहे हैं। तो हमारे बच्चों का तो
सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी क्या ऐसा हम हो। ज्यादा तो नहीं डर गए हैं, क्योंकि हमने भी तो बचपन गुजारे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, है ना, मुझे लगता है कि नहीं। वो गलत था जो हमारे पेरेंट्स हमें बगैर सोचे समझे खेलने देते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत था, लेकिन गलत ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ी से सब कुछ चेंज हुआ है। जब हम शायद अब क्योंकि हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमें पता जल्दी चल जाता है। क्योंकि होता तो ये तब भी होता था, तो ये क्योंकि तब भी आई था। हैवंट मेट एनी वुमन इन माय एज ग्रुप। आप तो बहुत छोटे हो, लेकिन इतने 50 तकरीबन साल जिसने गुजार दिए, मुझे आज तक एक खातून नहीं मिली जो कभी हरास ना हुई हो। हाँ। या बचपन में मुलैस ना। मुझे अब खातून क्या, मुझे कभी ऐसा कोई मर्द भी नहीं मिला। मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स, और अगर मैं अपने सारे फ्रेंड्स में अंदाज़ा, मतलब अगर मेरे 100 फ्रेंड हों तो उनमें से शायद 2 होंगे जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ, बाकी सबके साथ हुआ है। लेकिन शायद क्योंकि हमारे साथ इतना ज़्यादा हुआ है और हम डर ज़्यादा गए हैं शायद, लेकिन हुआ तो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में भी ऐसा बहुत था, लेकिन कुछ अब शायद रिपोर्ट ज़्यादा होता है, सो वी आर मोर अवेयर। उस जमाने में तो बात ही नहीं कोई करता था। हमारे ज़माने में भी हम रिलक्टेंटली ये बात करना शुरू हुए थे, लेकिन हमारे बच्चों के ज़माने में एक बात ये होगी कि एटलीस्ट पेरेंट्स ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये समझा रहे हैं। अच्छा चलो, मुझे ये जो एक पटाखा सा बच्चा है, इसके पीछे इसकी अपब्रिंगिंग में क्या लवाजमात थे पेरेंट्स की तरफ से जो इतनी कॉन्फिडेंट, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज समकिन कि आप जो भी ह्यूमर करती हो, जो भी कैरेक्टराइजेशन करती हो, वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव, उसका कोई मैसेज ज़रूर होता है। असल में मेरे ख्याल से कोई ख़ास स्पेशल अपब्रिंगिंग में कुछ भी नहीं था, और जहाँ तक कॉन्फिडेंट होने की बात है तो आई स्टिल डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। मेरे ख्याल से अ लॉट ऑफ इट इज़ एन एक्ट, बिकॉज आई गेट सो ऑकवर्ड इन पब्लिक कि आई हैव टू डू समथिंग रादर, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, ड्रामेटिक, थोड़ा ड्रामेटिक, या थोड़ा बहुत ज़्यादा मजाक, या थोड़ा फ्लर्टेशियस, या कुछ भी। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ माई कंफर्ट जोन। फ्लर्टेशियस, हाँ, अभी मैं कैमरा मैन से कही थी कि मुझे अच्छा सा एक्सपोज तो मतलब दिस इज, मुझे कभी कभी लगता है कि ये जैसे वो कहते हैं ना, कौन सा मैकेनिज्म उसको कहते हैं, इट्स, आई वुडंट से इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, लेकिन हाँ, मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ जो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्डनेस कई दफ़ा फील होती है नए लोगों से मिलके, स्पेशली लाइक आई न्यू आई वाज गोना मीट यू एंड आई हैव बीन अ ह्यूज फैन सिंस फॉरएवर। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से बिहेव करूं, सो आई वुड जस्ट बी ड्रामेटिक और लाउड और समथिंग। सो आई थिंक इट्स मोर देन कॉन्फिडेंस, इट्स वही वाला डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, ये अच्छा है। तो जब इतनी अच्छी हर कैरेक्टर को अपना लेती हो, तो इसका ये बात तो मुझे पता चल रही है, मेरे एक्सपीरियंस के, यू आर अ वेरी गुड एक्टर एज वेल। तो एक्टिंग की तरफ आने का कोई इरादा या कोई ऑफर? हम बनाए ना मूवी, फिर मुझे उसमें हीरोइन किस लीजिएगा, किस्म की मूवी में आप काम जिस करना है? किस्म की मर्जी बना लें। अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मेरे अम्मी अबू मुझे मना नहीं करेंगे। अब मैं हर तरह की फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, कोई देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कास्ट करें। आप किस तरह की फिल्में देखती हैं? मैं हर तरह की, मतलब फिल्म, मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे ये कहते हैं कि कोई फिल्म छोड़ी है या नहीं, मतलब आई हैव टू वॉच एटलीस्ट 1 मूवी एवरी डे। तो वो जो सिनेमा, और जब सिनेमाज अभी तो कोरोना की वजह से बंद है, वरना हर वीकेंड पे हमने चाहे कोई भी फिल्म लगी हुई है, ज़रूर आई मेक इट अ पॉइंट टू टेक माई किड्स एंड माई पेरेंट्स। अच्छा, किड्स भी उनको फिल्में दिखा रही हैं? बच्चों को भी और माँ बाप को भी, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर सिनेमा जाके। तो अब तो वो बंद है, तो ये कि घर पे तो एक तो मैंने ज़रूर देखनी है, और अ सीरीज़ और समथिंग, मतलब दैट इज़ लाइक वो जो एक खुराक होती है ना आपके माइंड सोल की। सो आई एब्सोल्युटली लव विजुअल आर्ट्स, और मूवीज़ और सीरीज़ तो आई एम ऑब्सेस्ड। आजकल कौन सी सीरीज देख रही है तमकिन? मैंने एक नई शुरू की थी, उसका नाम था बिटर डेजीज। अभी तो मैंने एक एपिसोड देखी है, लेकिन सो फार सो गुड। हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा, और कौन सा कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन या कोई आर्टिस्ट या कोई एक्टर जो तमकिनत को बहुत पसंद है, और क्यों? मुझे पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थिएटर आर्टिस्ट्स, स्पेशली अमानत चंद, बिकॉज ही, आई थिंक उनका जो वो ह्यूमर है, इट इज़ डिफरेंट, और वो उस मतलब बाकी लोगों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो उस तरह के
जैसे हम गंदे मजाक कहते हैं उस पे उतरते नहीं हैं, और उसके बावजूद भी इट्स सो वो जो स्ट्रेट फेस के साथ कोई आम बात में से भी ह्यूमर निकालना, आई एब्सोल्युटली लव दैट। और पाकिस्तानी एक्टर्स तो बहुत हैं जो बहुत अच्छे हैं। बाहर में मुझे अगर बात की जाए हॉलीवुड की तो आई एम एन एब्सोल्यूट फैन ऑफ डैनियल डे लुइस। हु इज नॉट, हाँ, और हु इज नॉट, वो तो कसम खाने वाला गुरु है ना। हाँ, मतलब मैं अगर कभी मैं सोचती हूँ मतलब मैं बहुत ये इमेजिन करती हूँ कि अच्छा अगर मेरी इस बंदे से मुलाकात हो तो आई स्टिल डू नॉट नो इफ आई विल एवर गेट टू मीट हिम, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। मे बी सेम हियर, या वो वाला लेवल है कि वो गुरुजी वाला तो लेवल, आई एब्सोल्युटली एडमायर हिम। वो तो अपनी एक फिल्म पे जो पीछे करते हैं एज एन एक्टर, अब तो उन्होंने छोड़ दी, अपनी आखिरी फिल्म भी कर ली, आई मीन इमेजिन। हाँ वही ना, तो वो मैं रोना ही ऐसे शुरू करती हूँ कि इसका मतलब है कि डैनियल डे लुइस मेरे साथ कभी एक्टिंग नहीं करेंगे। तो मेरे इर्द गिर्द लोग कहते हैं कि तुम मतलब किधर कहाँ डैनियल डे, ये क्या बातें हैं, ये कौन सी दुनिया है। लेकिन मेरी यही दुनिया है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं और मुझे यही होता है कि यार अब ये मेरे साथ कभी काम नहीं करेगा। तो कहते बेटा वैसे तो जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ फिल्म साइन की हुई थी तो उन्होंने आधे में छोड़ दिया ना, वो सीन है। लेकिन मेरा तो यही दुख है कि अब डैनी मेरे साथ कभी काम नहीं करेंगे। डैनी किसी के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात अच्छी भी है कि किसी के साथ भी नहीं करेंगे। हाँ, मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, वो वाला सीन। हाँ। अच्छा, किस एज में शादी हो गई थी? आई थिंक आई वाज 23। अच्छा, हाँ, अभी मैंने हाउस जॉब थी। हाँ, बहुत पसंद की नहीं, बहुत जुनून की हद तक मोहब्बत की शादी थी। क्या पसंद आया था? हाय अब तो मैं यही सोचती हूँ क्या पसंद आया था। आई थिंक आई वाज, एक तो ये बात है कि वो माशाल्लाह एक हसीन आदमी थे, मतलब हैं, अल्लाह रखे। और क्या, आई थिंक एक 23 साल की उम्र में आपको जो एक हीरो टाइप शख्सियत पसंद होती है, आपको लगता है कि इस बंदे के साथ मेरी ज़िंदगी वैसी हो सकती है जैसी मैं चाहती हूँ, और मेरे माँ बाप ने तो वैसी नहीं होने दी। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि नहीं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से इस रियलाइजेशन के लिए मुझे इस एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ना था। तो आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 23। एंड व्हाट डिडंट वर्क? नथिंग। आई थिंक एक तो ये भी होता है कि शायद आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं और निकल कुछ और आता है। मेरे ख्याल से दोनों केसेस में वही हुआ कि ही वाज एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स और मैं वो शायद नहीं थी। और देयर वाज नो काइंडनेस इन द रिलेशनशिप फॉर सम रीज़न, एंड इट वाज वेरी न्यू टू मी, क्योंकि मैं बहुत लाडली किस्म की हमेशा से रही हूँ। मेरे पेरेंट्स अपने घर में सबसे बड़े हैं और मैं उनकी सबसे पहली औलाद थी। तो मतलब ननियान और ददयाल में अभी तक आई एम 35 नाउ, तो अभी भी मुझे सारे ऐसे ही, मेरे मामू चाचू ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे किसी छोटे बच्चे से करते हैं कि वो मेरा बच्चा, मेरा गुगला मुगला और ये वो। तो मुझे बहुत ऐसे गुगनू मुगनू वाली आदतें थी। और फिर ये कि आई वॉजंट प्रिपेयर्ड। मुझे ये लगता था कि जैसे जो शादियाँ, जो रोमांस होते हैं ना, वो फिल्मों वाले होते हैं कि मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ और पूजा करूँ, सजदा करूँ, इस टाइप के। तो मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो। तो मतलब मैंने वो, आई थिंक व्हेन यू पुट अ मैन ऑन दैट पेडेस्टल यू मेक अ गॉड आउट ऑफ हिम, तो वो बुत टूटने ही होते हैं, क्योंकि मैन आर नॉट गॉड्स। और दूसरी फिर ये भी बात थी कि यस, सम मैन आर नॉट रियली इवन मैन, दैट गुड मैन। तो बस। सो फिर कब रियलाइज़ किया तमकिनत ने कि ये अब मुझे इससे निकलना है? ये तो मैंने बहुत दफ़ा रियलाइज़ किया बीच बीच में कि ये क्या है और ये ऐसा तो नहीं था। लेकिन वही वाली बात है कि आई थिंक पीपल हु आर ओवर अचीवर्स, जैसे बचपन से आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, पीपल एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स आउट ऑफ यू, और आप हमेशा जिस चीज़ को भी आपने किया अच्छे तरीके से किया है, तो फिर शादी और रिलेशनशिप्स भी मतलब आप हार नहीं मानते। आपको ये होता है कि यार ये मतलब हाउ कम आई कुडंट मेक इट वर्क। ये प्रेशर था, ये प्रेशर ये अभी भी इस जनरेशन पे ये प्रेशर अपनी तरफ से था, ये प्रेशर था कि भाई नहीं, मैंने ये मर्जी से किया, आई हैव टू मेक इट वर्क, आई हैव टू मेक इट वर्क। और फिर उसमें ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ों में आप ये समझते हो कि आई थिंक हमेशा आप अपनी तरफ डायरेक्ट करते हो गलतियों को, क्योंकि वो ठीक करना आपके बस में होता है। किसी बंदे को आप ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकते। तो हमेशा ये सोचना कि यार शायद इसमें मेरी गलती होगी, तो अब मैं इससे ज़्यादा ट्राई करके देखती हूँ। तो अभी पिछले दिनों एक पॉडकास्ट थी, उसमें ही हम लोग ये बात कर रहे थे कि कई दफ़ा ये होता है कि जैसे आपने एक बिज़नेस में 2 लाख रुपए डाले, वो नहीं चला,
तो आप उसमें 1 लाख और डाल देते हो कि यार चलो अब ये शायद काम कर जाए, हालांकि वो नहीं चलना होता। तो इसी तरह मैंने आई केप्ट गिविंग इट whatever I had and then eventually I had nothing more to give. I think मैं overdrive में शायद चली गई थी, वो जब आप अपना 500% दे चुके होते हो। You were all the time trying to please him. I was trying to make him at times even notice the fact that I was still around, क्योंकि आपको कभी कभी लगता है कि आप एक ऐसा फर्नीचर का पीस हो जिसकी अब किसी को ज़रूरत नहीं है और वो घर के किसी कोने में बल्कि स्टोर में पड़ा हुआ है और याद नहीं है घर वालों को कि ये भी इस घर में है, तो वो वाली भी कई दफ़ा सिचुएशन आ जाती थी। तो एट टाइम्स आई यूज्ड टू बी लाइक कि यार मैं बीमार हो जाऊँ, मुझे कुछ हो जाए, मे बी ही लुक एट मी देन, और फिर उसमें आप ये सोचते हो कि पता नहीं मेरे में कोई ख़राबी है जो मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ या मैं चीज़ें ठीक तरह से नहीं करती और इस तरह की चीज़ें। You were blaming yourself more. Yeah, and he was too. Because I remember when he cheated on me, तो उसने बाद में बहुत आराम से कहा था कि तुम्हारा भी कसूर था इसमें, because I was not getting what I wanted out of you. और मैंने इस बात को ज़बरदस्ती माना क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, because I still wanted to make it work. और फिर जब मेरे ख्याल से एक चीज़ अच्छी इसलिए ये हुई कि मैंने रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए ही I gave it my all. Yeah, तुम्हें ये regret नहीं हाँ, है। तो जब मैं फाइनली आई गॉट आउट ऑफ इट, तो फिर वो नहीं था कि आपने पीछे मुड़ के देखना है या कोई मतलब 1%, 0.5% का भी वो नहीं था कि यार शायद मैंने अगर ये कर लिया होता। तो अब आई एम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ इट। अब मुझे वो जैसे रिग्रेट हो या पीछे मुड़ के देखना या व्हाट इफ वाली कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मैंने 10 साल मेरी शादी रही और 10 साल में मैंने मतलब आई ट्राइड एवरीथिंग एंड नाउ आई कैन से दैट या आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम वेरी हैप्पी। Wow, that's the strength, I must say. It takes a lot of time and I'm glad that I took वो टाइम मैंने उस रिलेशनशिप के अंदर रह के गुजारा, बाहर नहीं। अच्छा तमकिनत, आजकल के ज़माने में बीइंग अ सिंगल मॉम क्या क्या चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं? व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज? और मुझे वैसे कुछ खास नहीं करनी पड़ी क्योंकि बिकॉज आई थिंक यू हैव अ फैमिली सपोर्ट। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। आई लिव विद माई पेरेंट्स और मैं अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर रहती हूँ। वो लाहौर में रहते हैं, मैं गुजरात में रहती हूँ, तो इसलिए हमारा क्योंकि रोज़ रोज़ मिलना नहीं होता तो मुझे इतनी बातें सुनाने वाला कोई है ही नहीं। बाकी शायद क्योंकि मेरा एक इमेज ऐसा है कि मैं बहुत मुंह फट हूँ और मुझे बड़ी गंदी गालियाँ आती हैं, तो इसलिए जो लोग इतना अच्छे से नहीं जानते, मुंह पे तो कभी भी नहीं कोई पूछता, अगर कोई पूछे तो बहुत डर के पूछता है, तो फिर मैं उनको बहुत मतलब कहती हूँ कि नहीं आप ज़रूर पूछें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे कुछ खास ऐसा फेस नहीं करना पड़ा, मतलब कोई मुंह पे आके किसी की जरूरत नहीं हुई आज तक कहने की। अच्छा, ऐसा क्या मशवरा है जो तुमने सारी ज़िंदगी के अपने एक्सपीरियंस से सीख के अपने बच्चों को मुंतकिल कर रही हो? आई ऑलवेज टेल देम कि भाई अगर आपने खुश होना है तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपको मतलब ये किसी और का फ़र्ज़ नहीं है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको खुश करना। तो करो जो दिल चाहता है करो, वर्क हार्ड एंड क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। एक्सीलेंट। मेरे ख्याल से इससे अच्छा मशवरा नहीं है कोई हाँ, जो अपनी औलाद को दे सके, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि somebody will come and make us happy। एक मर्द आएगा, एक औरत आएगी, हमारे बच्चे होंगे, फिर हम खुश होंगे, हमारी शादी होगी, हमें झूमर लगेंगे, टीके लगेंगे, फिर हम खुश होंगे। ऐसे नहीं होता। मतलब मैंने बिंदिया शिंदिया लगा के वाह तैयार होके देखा, आप नहीं खुश होते। आप तभी खुश होते हो जब आपने जो करना है आप वो कर रहे हो। तो मैंने उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने फलाना। मैं कहती हूँ जो दिल चाहता है करो, बट मेक श्योर दैट यू आर गुड एट इट। और बस तमीज़, एक जो कुछ बेसिक तमीज़ होती है वो ज़रूर होनी चाहिए। बाकी मैंने उन्हें कहा कि भाई खुद से खुश रहना है और विद इन योर ओन मीन्स यू शुड नो हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। ओके। अच्छा, मैंने पहले भी ये कहा था कि जो आपका एक्ट होता है उसमें वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है और उसके एंड में एक हमारे सोसाइटी के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है, जितने मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। तो ये आपने सोच समझ के एक ड्यूटी ली हुई है कि समहाउ ऐसा होना शुरू हो गया? नहीं, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए ये काम शुरू किया था। और मेरा दिल था कि कोई देख के मुझे नोटिस कर लेगा, जैसे अक्सर मॉडल्स कहती हैं या एक्ट्रेसेस के, ओहो मैं तो ऐसे पापड़ लेने गई और मैं तो भाई का जूता पहन के दही लेने बाजार गई, तो वहीं पर किसी ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे अपनी अगली फिल्म में गुजरावे पे डांस करा लिया। तो मेरा बिल्कुल यही था कि मैं भी इसी तरह ना दूध लेने जाऊंगी तो फिर किसी फिल्म में मज्जें चो रही होंगी और इस तरह का मेरा भी कोई किरदार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो मेरा मेन मकसद जो था ना वो सिर्फ शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना था, लोगों में पॉपुलर होना। मुझे बिल्कुल भी, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान की अम्मी बन जाऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और अभी भी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन शायद जब आप एक नेचुरली होता है कि आप बात इस तरीके से कर रहे होते हो कि वो कोई कंस्ट्रक्टिव मोड़ ले लेती है, क्योंकि आई थिंक आई हैव ग्रोन अप अ लॉट अलॉन्ग विद माई चैनल। मेरे आइडियाज़ बहुत चेंज हुए हैं, जैसे मैं बहुत सारे लोगों से मिली, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा अबाउट एक्टिविज़म, अबाउट यूजिंग द राइट टर्मिनोलॉजी, और ये कि छोटी छोटी बातों का, चीज़ों का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का कितना इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। और वो जब आपको पता चल जाता है कि अच्छा इतने सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वो ऊपर मैसेजेस करके आपको बताते हैं कि आपने ये बात की थी, तो तब से मैंने ये फॉलो करनी शुरू की है, और अब तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ये है। तो मुझे उस तरह से भी फॉलो कर रहे हैं। तो फिर शुरू में तो मुझे बहुत एक एहसास हुआ कि यार ये क्या मुसीबत मैंने अपने सर डाल ली है कि 2 बच्चे भी पालूं, और फिर अब ये लोग भी मतलब मेरी तरफ देख रहे हैं कि अब फिर लोग आपसे कहते हैं कि आप इस मौजू पे बात करें, अब ये हो गया, आप बोलें। कहीं ना कहीं फिर आपको मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो शुरू में तो मेरा कोई ऐसी नीयत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ अब कई दफ़ा मैं डिलिबरेटली, कॉन्शियसली करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। तो ये एक तरह का एक्टिविज्म ही कर रही हो ना आप अपने इस मेरे ख्याल से इतना बहुत एक्टिविज्म तो सभी को करना चाहिए। क्या पढ़ती हो? मैं नहीं पढ़ती, और मुझे ये बहुत इस बात का एहसास है कि आई एम नॉट वेरी वेल रेड, लेकिन हाँ मैं जो शायद पहले मेरे में चीज़ नहीं थी, आई हैव बिकम वेरी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़। तो हाँ मैं लोगों से बातें बहुत करती हूँ, और स्पेशली मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे लगता है मेरे से बेहतर हैं। और शुक्र है अल्लाह का कि मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जल्दी दोस्त बन जाते हैं, और मुझे जितने भी दोस्त मिले हैं वो मेरे से बहुत बेहतर हैं। अच्छा, बहुत बेहतर इंसान भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, बहुत वेल रेड भी हैं, और बहुत रोशन ख्याल हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की कंपनी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा रोशन ख्याल किसको कहती हो तुम? मेरे ख्याल से रोशन ख्याल वो होते हैं जो कि ये ना समझें कि वो हमेशा के लिए बिल्कुल दुरुस्त हैं और बाकी सारी दुनिया ख़राब है या गलत है। somebody who is open to new ideas, जो कि लर्न करने के बाद अनलर्न करने का हौसला भी रखता हो और कैपेबिलिटी भी रखता हो, और नई चीज़ समझ भी रखता है। अनलर्न करना तो सबसे दुनिया का मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपकी ईगो आ जाती है ना। तो ये मैंने बहुत अब अपने अंदर ये पैदा किया है कि जब आप गलत हो तो मान लो कि आप गलत हो, जो कोई सही है उसकी बात मान लो, और ये बहुत मुश्किल काम है ये मान। मैं अभी चंद वर्ड्स बोलूंगी और जो भी इस वर्ड पे आपके जहन में ख्याल आते हैं आपने बोले। कोई गंदी गाली आ गई तो मेरे जहन में तो पहले गाली ही आती है। औरत मार्च। यस, मुझे लगता है कि ये जो हमें लगता है ना कि मार्च से क्या होगा या इससे क्या होगा, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नेसेसरी। ये एक बहुत ज़रूरी स्टार्ट है, और अभी लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट है, अभी इसने बहुत आगे जाना है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल थिंग्स। मैंने अपनी 9 साल की बेटी से पूछा था कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, तो उसने कहा कि हाँ मतलब एब्सोल्युटली, और किसकी मर्जी होगी। और मेरे घर में जो मेरी हाउस हेल्प हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी मेरा जिस्म मेरी मर्जी आपका ख्याल से ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा थे होर की दी मर्जी होनी है, इन्नी तो सानू मर्जी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी भी चाहिए। पर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। मेरा भी किसी ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मैंने यही पूछा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के अलावा कुछ बोल लेना, आप लोग भी तो इसके पीछे पड़ गए हैं। उसके अलावा फिर क्या बोलें, मेरा जिस्म पाबशीर की मर्जी। सो इफ आई से कि माय बॉडी इज माय प्रॉपर्टी, व्हाट्स रॉन्ग अबाउट दैट? स्टिल आई एम फिगरिंग आउट। हर एक मर्द है, उसके भी जिस्म पे उसी की ही मर्जी होनी चाहिए। Exactly. सिर्फ औरत के जिस्म पे नहीं। अगर एक बच्चा है उसके जिस्म पे भी उसकी मर्जी। यहाँ ये है कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो, कोई आपको दुरुस्त करे। बच्चा भी जब पैम्पर में पॉटी करता था तो माँ उसको साफ करती है, ये नहीं कहती कि जाओ फिरते रहो, लेकिन इसलिए कि वो खुद नहीं कर सकता। ठीक है ना? लेकिन आप ये कहो कि उस बच्चे को आपने इस्तेमाल करके उसको सड़क पे बिठा दो कि वो भीख मांगे आपके लिए, वो गलत है। गलत। इसी तरह एक औरत ठीक है,
शादी के रिश्ते में जब आप जाते हैं, आप एक बंदे को अपने ऊपर एक हक देते हैं, लेकिन वो इंडेफिनिट नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके गुलाम हो या वो आपका गुलाम है। आपका गुलाम है। नो मतलब आपने, जैसे एक साहब से मेरी बहस हो रही तो उन्होंने कहा शादी में तो रेप नहीं होता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा 1-2 दफ़ा ही मर्जी पूछते हैं, अब हर दफ़ा थोड़ी मर्जी कोई पूछता है। तो आपने उन्हें बताया नहीं ये रेप होता है? मैंने उनको बताया तो वो नहीं माने। तो उन्होंने कहा बस 1-2 दफ़ा मर्जी पूछते हैं कि उनमें रोज़ पूछा के मर्जी है। तो मैंने कहा कि मतलब हमने इस लेवल पे आके एजुकेट करना है लोगों को। तो मेरे ख्याल से ऐसे माशरे में जहाँ पे आपको लगता हो कि बस 1-2 दफ़ा मर्जी पूछते हैं, जब एक औरत ने 1 दफ़ा इजाज़त दे दी तो फिर तो हर दफ़ा की इजाज़त है। तो ऐसे माशरे में तो वाकई उन्हें मेरा जिस्म मेरी मर्जी से प्रॉब्लम होगा ना। हाँ। होगा। ये हमें भी समझना चाहिए कि उन्हें इसलिए होगा क्योंकि वो तो इतनी छोटे थे, बेबी हैं, उनको नहीं पता, समझ ही नहीं, उनको समझ ही नहीं बैठ जाती हैं। हाँ, है ना? तो उनको समझाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी। तो हम कर रहे हैं मेहनत। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछूंगी कुछ शख्सियत, उनके नाम लूंगी और आपका ओपिनियन उनके आपका क्या दिल है कि मुझे कोई फिल्म ना मिले? नहीं, मैं फिल्मों की बात ही नहीं कर रही, मैं बेशक बात आप कर रही फिल्मों की हूँ। भी सबसे करें। पहले हम स्टार्ट करते हैं इमरान खान। माशाल्लाह, मां सदके जाए। कदी कदी मावां ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣ ਮਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ जिनने को हो गए ने उनने बड़े ने। अच्छा, ड्रामे देखती हो पाकिस्तानी? मुझे देखने पड़ते हैं क्योंकि जिस टाइम पे ये सब ड्रामे लग रहे होते हैं, हम सब लोग यूजुअली, मेरी अम्मी का कमरा है तो उसमें हम सब 24 घंटे उसी कमरे में होते हैं, जब तक कि वो हमें लितर पोला करके निकाल नहीं देती कि दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, अब मुझे सोने दो या मुझे 2 घड़ी सुकून लेने दो, तब तक हम सब उनके कमरे में ही होते हैं। उसमें एक डाइनिंग टेबल भी है, उसमें टीवी भी है, सोफ़े भी हैं, मतलब वही हमारा लिविंग एरिया है। ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि ड्रामे लगे होते हैं और सब देख रहे होते हैं, तो मैं भी जितने को, मतलब मुझे पता होता है कि कौन से ड्रामे की क्या स्टोरी है। तो पिछले समझो 5 साल में ऐसे 2-3 ड्रामों का नाम बताओ जो बहुत पसंद आए। मुझे जो बहुत पसंद, मुझे एक जो रिसेंटली रंगरेज़ा ड्रामा था, आई लाइक्ड इट। फसी बारी खान का तो कोई भी ड्रामा हो वो मुझे पसंद ज़रूर आता है, मतलब मैं शौक़ से देखती हूँ। और उनके जितने भी ड्रामे हैं, चाहे बहकावा हो या फिर मोहब्बत जाए भाड़ में, घिसी पिटी मोहब्बत आजकल चल रहा है, हाँ। तो उनके ड्रामे मुझे हमेशा से पसंद आते हैं। या फिर रंगरेज़ा के अलावा वो खैर बहुत पुराना था, उल्लू बराए फ़रोख्त। उल्लू बराए फ़रोख्त तामना मुफ्ती ने लिखा था। हाँ, वो मेरे ख्याल से काशिफ निसार ने किया था। हाँ, तो उनकी भी डायरेक्शन के मोस्टली जो ड्रामे हैं वो मुझे पसंद आते हैं। तो क्या अब अगर सोचो, अगर आपको आप एक टीम बना रही हैं अपनी, आपने एक ड्रामे में काम करना है या आपने एक फिल्म में काम करना है, तो अपनी एक टीम बनाए, कौन डायरेक्टर होना चाहिए, कौन राइटर होना चाहिए, किसके साथ आप हीरोइन आना पसंद करें? देखिए, राइटर तो मैं होंगी, डायरेक्टर भी मैं होंगी, पैसे कोई और देगा और हीरोइन भी मैं होंगी। हीरो कौन आएगा मेरे साथ? वो लाल कबूतर में जो थे ना, अहमद अली। हाँ, अहमद अली, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे एक्टर हैं। और कैमरामैन वासिफ होंगे, जो अच्छा। हमारे कैमरामैन वासिफ, लाइट अच्छी डालना मेरे ऊपर। अच्छा, अगर मैं तमकनत से कहूँ कि अभी 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, लेकिन आपको पूरी दुनिया या कम से कम पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, क्या कहना चाहोगी? मैं हमेशा वही कहती हूँ और मैं वही कहना चाहूँगी कि एक तो ये बात कि आप अपनी खुशी आपकी जिसमें भी है, जो चीज़ आपको लगता है कि आपका पैशन है, उसकी तरफ आप चाहे छोटा कदम उठाओ लेकिन ज़रूर उठाओ। मतलब ऑलवेज आप एक्सक्लूड करें कि अच्छा ये नहीं, व्हाट एक्साइट्स यू, क्या चीज़ से आपको खुशी मिलती है। अगर वो आपको थोड़े टाइम के लिए भी आपने करनी हो तो आप वो करें ज़रूर। दूसरी बात ये कि जब आप अपनी खुशी का रास्ता बना रहे हैं, तो अगर किसी दूसरे ने अपने लिए कोई अलग रास्ता चूज़ किया है जो आपके रास्ते से मुख्तलिफ है, तो इतना सब्र और इतनी बर्दाश्त ज़रूर रखें कि आप उनके रास्ते को भी एक्सेप्ट कर सकें। लाइफ जो है ना, वो मैं भी जब छोटी थी तो मुझे लगता था बस ब्लैक है और वाइट है और कुछ नहीं है। जब आप बड़े होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप वाकई बड़े हो जाएं तो आपको एहसास होता है कि ग्रे एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप सही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा आपसे मुख्तलिफ सोच रहा है या कर रहा है वो गलत हो। बिल्कुल। तो अपनी ज़िंदगी के हीरो आप बने खुद ज़रूर, और अपनी ज़िंदगी जिएं जैसे मर्ज़ी, लेकिन फिर दूसरों को भी इतना हक ज़रूर दें। तो वही कि
खुद खुश रहें लेकिन दूसरों को भी रहने दें, और बर्दाश्त इसमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चले जाने से पहले कोई एक एक्ट हो जाए, कोई दादी नानी, कोई रिवायती मर्द औरत, कुछ। रिवायती मर्द औरत, मुझे तो यही लगता है कि मैं खुद भी बहुत ही रिवायती मर्द भी हूँ और औरत भी हूँ। क्या कोई सिचुएशन बताएं, उस पर कुछ सोचते हैं, कुछ हाँ, सिचुएशन कर लें कि आप शॉपिंग के लिए जा रही हैं और आपने कुछ ज़रा मॉडर्न से कपड़े पहन लिए, तो नानी या दादी। मेरी अगर नानी होंगी तो वो तो कहेंगी कि माशाल्लाह बड़ा आजकल फैशन वही करना चाहिए ਜਿਹੜਾ बंदे ਨੂੰ सूट करे, तो थोड़ा ना वज़न घटा ला। तो एक दफ़ा मेरी अम्मी ने जैसे उन्हें कहा कि अब्बू ने किसी बात पे उन्हें कुछ कह दिया शायद, तो मेरी नानी बहुत प्रोग्रेसिव है लेकिन शी इज़ ब्लंट। तो अम्मी ने कहा देखे ना अम्मी जी ये मुझे ऐसे कह रहे, मुझे नज़र लगाएंगे। तो मेरी नानी ने उन्हें देखा तो कहती थोड़ी जी वैसे लगनी चाहिए हुन, पेट थोड़ा बड़ा हो गया था। तो दादी तो मेरी माशाल्लाह, दादी का कैरेक्टर मैंने उनसे ही इंस्पायर होके किया। तो वो तो पहले तो बहुत कहती थी, अब उन्होंने शी हैज़ गिवन अप ऑन मी। पहले तो वो कहती हैं हाय ओडे मोटे नंगे बाजू कट के मेरे सामने आ गई, तोबा मेरा पुत्र तो ये गम्मा नाल बुढ़ा हो गया। हालांकि उनके 18 साल की उम्र से बाल सफ़ेद हैं, लेकिन मेरी दादी का ये ख्याल है कि वो मेरे इन काले करतूतों की वजह से सफ़ेद हुए हैं। तो खैर ये चलता रहता है हर घर में। Okay, okay. Thank you so much, Tamkin. It was a pleasure talking to you. It was an honor for me. और इसके साथ ही इफ़त उमर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।